नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए हिंदी भाषा और उसका अधिगम ये टॉपिक लिया है। इससे ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये सीटेट जुलाई 2025 का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस क्लास को जरूर देख लेना। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। जो भाषा अधिगम होता है इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होता है, तो रटना होता है, अभ्यास का प्रयोग या फिर व्याकरण पर जोर देना या फिर अनुवाद क्या होता है। तो देखिए भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो होता है वो होता है आपका अभ्यास और प्रयोग। अब अभ्यास और प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि देखिए भाषा को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आपको उसका नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है और प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। क्या करना, प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। तो भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होता है, अभ्यास और उसका प्रयोग। ठीक है, अभ्यास करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तभी हम भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। बच्चों में भाषा अधिगम की प्रक्रिया किससे अधिक प्रभावी होती है, अनुकरण से होती है, पाठ्यक्रम से होती है, सजा से होती है या पाठ्य पुस्तकों से होती है, किससे होती है। तो देखिए बच्चों में भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक प्रभावी होती है, वो आपकी होती है, किससे होती है, देखिए किससे होती है, वो होती है अनुकरण से। अनुकरण से क्यों होती है, क्योंकि देखिए अनुकरण से जो बच्चे होते हैं अपने आसपास के लोगों की भाषा की नकल करके भाषा सीखते हैं। जो आसपास के बच्चे, आसपास के लोग होते हैं ना, आसपास के लोग, तो उनसे वो सीखते हैं, कैसे, नकल करके। जैसा कि बच्चा छोटा होता है वो दूसरों की नकल करता है, जैसे उनके परिवार में होते हैं या उनके आसपास के लोग होते हैं उनको देखते हैं और उसी हिसाब से वो नकल करके कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे अच्छा जो बच्चों का भाषा अधिगम की प्रक्रिया किससे अधिक प्रभावित होती है, तो वो होती है अनुकरण से। ठीक है, अनुकरण से होती है। तो राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा अधिगम की प्राकृतिक विधि क्या कहलाती है। जो भाषा अधिगम होता है इसकी प्राकृतिक विधि क्या कहलाती है। दो भाषिक विधि होती है या व्याकरण अनुवाद विधि होती है या फिर संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण होता है या फिर प्रत्यक्ष विधि होती है, क्या होती है। अगर आपको पता हो तो बताइए कमेंट में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। दो भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भाषा अधिगम की प्राकृतिक विधि होती है वो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्यों होती है, देखिए प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में भाषा को बिना किसी अनुवाद के प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, इसमें बिना किसी अनुवाद के, कैसे, बिना किसी अनुवाद के भाषा को हम सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम की प्राकृतिक विधि क्या है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। तो राइट आंसर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा अधिगम में समायोजन का क्या अर्थ होता है। जो भाषा अधिगम होता है इसमें समायोजन का क्या अर्थ होता है, शब्दों को याद करना होता है, नई भाषा को पहले से सीखी भाषा से जोड़ना होता है या फिर व्याकरण को सीखना होता है या फिर उच्चारण सुधारना होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो भाषा अधिगम में समायोजन का अर्थ होता है वो होता है नई भाषा को पहले से सीखी भाषा से जोड़ना। जो नई भाषा होती है इसको पहले से हम सीखी हुई भाषा से जोड़ते हैं, तो ये होता है भाषा अधिगम में समायोजन का अर्थ। ठीक है, नई भाषा के शब्दों और संरचनाओं को पहले, जो नई भाषा होती है उसके शब्द क्या, उसके शब्द और संरचना क्या, उसकी संरचना और शब्द दोनों पहले से सीखी भाषा के ज्ञान से जोड़कर समायोजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नई भाषा को पहले से सीखी भाषा से जोड़ना हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा अधिगम में समायोजन का क्या अर्थ है, तो नई भाषा को पहले से सीखी भाषा से जोड़ना होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या होती है। यह एक टोनल भाषा है, यह स्वर व्यंजन आधारित भाषा है, यह केवल लिखित रूप से प्रचलित है या इसमें कोई व्याकरण नहीं है। क्या होगा हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता। तो देखिए हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता होती है वो होती है यह स्वर व्यंजन आधारित भाषा है। क्या है, हिंदी भाषा जो है वो मतलब स्वर व्यंजन आधारित भाषा है। अब स्वर व्यंजन आधारित भाषा क्यों है, देखिए बी आंसर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा को स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग होता है। हिंदी जो होती है उसमें स्वर, ठीक है, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों भाषाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ये जो भाषा होती है हिंदी वो स्वर व्यंजन आधारित भाषा है। तो राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
उर्दू में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, या फिर तमिल में लिखी जाती है? बताइए क्या हो सकता है, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखाया जा सकता है? हिंदी भाषा को लिखा जाता है यह स्वर, देखिए हिंदी भाषा को क्या है, देवनागरी में, ठीक है ना। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी, क्या देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी का प्रयोग किया जाता है, जो एक वर्णमाला आधारित लिपि है। क्या है ये? एक वर्णमाला आधारित, वर्णमाला, ठीक है, ध्यान रखना, वर्णमाला आधारित लिपि है देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर देवनागरी लिपि हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अब यहाँ पर भाषा को सीखने का सबसे प्रभावी तरीका, व्याकरण को रटना। व्याकरण को रट के कभी नहीं सीख सकते। रोजमर्रा की बातचीत में भाषा का प्रयोग, देखिए रोजमर्रा की बातचीत में भाषा का प्रयोग, तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा, रोजमर्रा की बातचीत में भाषा का प्रयोग, ठीक है। कठिन शब्दों को याद करना ये नेगेटिव होगा, कभी नहीं हो सकता। केवल लिखित अभ्यास से कभी नहीं हम भाषा को सीख सकते। तो राइट आंसर हमारा रोजमर्रा की बातचीत में भाषा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण क्या होता है? बच्चे जो होते हैं उनमें भाषा विकास का पहला चरण क्या होता है? वाक्य निर्माण होता है, शब्द पहचान होता है, ध्वनि अनुकरण होता है, या फिर व्याकरण का ज्ञान होता है? बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण क्या होता है? तो देखिए बच्चों में भाषा विकास का जो पहला चरण होता है वो होता है ध्वनि अनुकरण। अब ध्वनि अनुकरण क्यों होगा? क्योंकि देखिए छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले ध्वनि की नकल करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि की नकल करते हैं, ठीक है, ध्वनि की नकल करते हैं, फिर धीरे धीरे शब्द और वाक्य सीखते हैं। क्या सीखते हैं? फिर धीरे धीरे वो शब्द को सीखते हैं और फिर वाक्य को सीखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ध्वनि अनुकरण हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पर द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? देखिए दो भाषाओं में शिक्षा देना, मातृभाषा में शिक्षा देना, या केवल हिंदी भाषा में शिक्षा देना, या अनुवाद करके भाषा देना। देखिए द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हम देखेंगे द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ होता है दो भाषाओं में शिक्षा देना। अब दो भाषाओं में शिक्षा देना क्यों हो जाएगा? देखिए दो भाषाओं में शिक्षा देना, जब किसी व्यक्ति को एक ही समय में दो भाषाओं को सिखाया जाता है। जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति है उसको दो भाषाओं को, ठीक है, दो भाषाओं को एक साथ सिखाया जाता है, तो इसे हम द्विभाषिक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम द्विभाषिक शिक्षण कहते हैं। तो द्विभाषिक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं में शिक्षा देना, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला देखते हैं, संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता का अर्थ क्या है? सही उच्चारण या अर्थपूर्ण संवाद, या फिर भाषा का अनुवाद, या व्याकरणिक शुद्धता। देखिए ये संप्रेषणीयता का अर्थ क्या है? तो देखिए संप्रेषणीयता का अर्थ होता है हमारा अर्थपूर्ण संवाद। अब अर्थपूर्ण संवाद क्यों होगा? देखिए अर्थपूर्ण संवाद इसलिए होगा जब कोई व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, जब कोई व्यक्ति है वो अपनी बात को स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रूप से और प्रभावी तरीकों से दूसरों तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाता है, तो इसे हम संप्रेषणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रेषणीयता कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण संवाद, ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा अधिगम के लिए कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? जो भाषा अधिगम है इसके लिए कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? लेखन होता है, पठन होता है, श्रवण होता है, वाचन होता है? तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम के लिए कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? तो देखिए जो भाषा अधिगम होता है वो बच्चे पहले सुनकर भाषा सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं ना वो पहले क्या करते हैं? सुनते हैं और फिर उस भाषा को सीखते हैं। तो फिर बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा? बोलना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा पढ़ना हो जाएगा, ठीक है, और फिर लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा। भाषा अधिगम के लिए कौन सा कौशल है? श्रवण है, ठीक है। तो श्रवण में बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा श्रवण हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मातृभाषा का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर मातृभाषा का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार में सहायक होना, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना, विदेशी भाषा सीखने में मदद करना, अनुवाद कार्य करना। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? मातृभाषा का मुख्य कार्य क्या है? देखिए बताइए क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 जुलाई की, तो ये
आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर सिर्फ अकेला टीचर आया है आपको शिक्षक की तैयारी करने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर कोर्स की बात नहीं होगी। देखिए आप कोर्स को खरीद लेते हैं ना, कोर्स को खरीद लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। आप कोर्स खरीद लेते हो और कोर्स के बाद आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, कोर्स खरीद लिया उसको रख दिया, आप पढ़ोगे नहीं, ये बात पक्की है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्री पढ़ाई होती है। और यहाँ जो अकेला टीचर ये बनाया गया है, ये सीटेट और आपको टीचर एग्जाम को पास करने के लिए बनाया गया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बता सकते हो मातृभाषा का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए मातृभाषा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है आपका, मातृभाषा का मुख्य कार्य है क्या है। देखिए मातृभाषा जो होती है वो मातृभाषा का मुख्य कार्य है भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है। भाव और विचार, ठीक है, भावों और विचारों को अभिव्यक्ति करना, ठीक है। भावों और विचारों को क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मातृभाषा व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने में सहायक करती है। क्या करती है, जो मातृभाषा होती है ना वो अपने विचारों को अपने विचारों को और भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने के लिए सहायता करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावों और विचारों को अभिव्यक्ति करना। मातृभाषा का मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास में योगदान का क्या अर्थ है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास, देखिए भाषा केवल मौखिक विकास करती है, भाषा केवल संचार का माध्यम है, भाषा सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है, या फिर हमारी भाषा केवल साहित्यिक तक सीमित है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। भाषा का संज्ञानात्मक विकास में योगदान क्या है। तो देखिए भाषा जो है इसमें संज्ञानात्मक विकास में योगदान है, भाषा सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। क्या करती है, भाषा जो है वो सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि देखिए भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, भाषा जो है वो केवल संचार का साधन नहीं है, ठीक है, संचार का साधन नहीं है, बल्कि ये मानसिक विकास में भी सहायक होती है। जो हमारा मानसिक विकास होता है ना, मानसिक उसमें भी सहायता बहुत करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भाषा सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक कारक क्या है। जो द्वितीय भाषा होती है इसमें सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है। भाषा का वातावरण, भाषा की कठिनाई, भाषा के नियम, केवल पुस्तकों का अध्ययन। बताइए क्या हो सकता है, कमेंट बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अगर पता हो तो बताइए। देखिए द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक, तो देखिए द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक जो सहायक कारक क्या है, ये है हमारा भाषा का वातावरण, ठीक है। जो भाषा का वातावरण है ये सबसे मेन चीज है द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक, ठीक है, सहायक। तो यदि किसी भाषा का वातावरण उपलब्ध हो, यदि कोई भाषा है इसका जो वातावरण होता है ये उपलब्ध हो ना, तो वह भाषा सीखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भाषा का वातावरण जैसे हम किसी माहौल में रहते हैं, वहाँ का वातावरण वैसा ही है, हमें सीखने को कुछ मिल रहा है, कोई भाषा सीखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हम उसी भाषा को सीख जाएंगे। देखिए जैसे अगर देखिए समझ लीजिए, जैसे हमारा यहाँ जन्म होता है तो हम हिंदी भाषा को सीखते हैं। अब यहाँ देखिए जो अंग्रेज होते हैं तो वहाँ पर जन्म होता है तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पर वो इंग्लिश ही सीखते हैं, ठीक है। तो वहाँ इंग्लिश, यहाँ का बच्चा अगर वहाँ पहुँच जाए जन्म होते ही, तो वो भी इंग्लिश बोलने लगेगा, अंग्रेजी बोलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, समझ गए इसको। तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भाषा का वातावरण, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, देखिए हिंदी भाषा में 10 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 12 क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी में कुल 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी में कुल 12 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है, समझ लेना, हिंदी में 12 स्वर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, तो देखिए हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना 36 व्यंजन होते हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो स्वरों की सहायता से शब्द बनाते हैं, जो किसकी सहायता से स्वर बनाते हैं, स्वरों की सहायता से, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। प्रभावी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्रभावी भाषा होती है इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्याकरण रटना, भाषा के नियमों को समझना, संवाद करने की क्षमता विकसित करना, कठिन शब्द याद करना। क्या हो जाएगा, देखिए प्रभावी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य,
तो प्रभावी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा आपका संवाद करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, संवाद करने की क्षमता को विकसित करना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी भाषा सही प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी हैं उसका सही प्रयोग कर सकें। तो संवाद करके ही सही प्रयोग होगा, सही प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना होता है। इसका राइट आंसर प्रभावी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा विकास में नवीन शब्दावली का क्या महत्व है? यह शब्दकोश का हिस्सा बनती है, यह केवल लिखने के लिए उपयोग होती है, यह भाषा को समृद्ध बनाती है और संप्रेषणता को बढ़ाती है। क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसमें देखिए यह भाषा को समृद्ध बनाती है और संप्रेषणता को बढ़ाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यह केवल गलत होगा, यह शब्दों का हिस्सा नहीं बनती है। ठीक है, गलत हो जाएगा, हिस्सा बनती है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए नए शब्द भाषा को अधिक प्रभावशाली और व्यापक बनाते हैं। जो नए शब्द होते हैं ना, नए शब्द वो भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं और व्यापक बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा जो है इसके कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा जो है इसके कितने रूप होते हैं? तो देखिए भाषा के आपके जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं। कैसे होते हैं? 2 कैसे होते हैं? भाषा के 2 प्रमुख रूप होते हैं, क्योंकि मौखिक और लिखित। एक तो मौखिक होता है, ठीक है, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। ये 2 रूप ही होते हैं भाषा के, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में कहानी विधि क्यों महत्वपूर्ण है? जो भाषा शिक्षण होता है इसमें कहानी विधि क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों का मनोरंजन करती है, यह बच्चों को व्याकरण सिखाती है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल को विकसित करती है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। भाषा शिक्षण में कहानी विधि क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाषा शिक्षण में कहानी जो विधि है ये आपकी देखिए महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल को विकसित करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल को विकसित करती है। ये बच्चों को व्याकरण कभी नहीं सिखाती, गलत हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये बच्चों को मनोरंजन भी नहीं करती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कहानियों के माध्यम से बच्चे आसानी से नए शब्द और भाषा की संरचना सीखते हैं। किससे? कहानियों के माध्यम से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह केवल सब समय बिताने के लिए होती है, नहीं, गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा भाषा अधिगम में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? रेनफोर्समेंट क्या महत्व है? यह भाषा सीखने की गति को बढ़ाता है, यह केवल परीक्षा में मदद करता है, यह केवल लिखित भाषा के लिए उपयोगी है। क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका कोई महत्व नहीं है। तो भाषा अधिगम में पुनरावृत्ति, देखिए भाषा अधिगम में पुनरावृत्ति आपका यह भाषा सीखने की गति को बढ़ाता है। क्या होता है? यह जो भाषा होता है इसी सीखने की गति को बढ़ाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए बार बार अभ्यास करने से ही भाषा को तेजी से और स्थायी रूप से सीखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी बच्चा हो, अगर किसी चीज़ को बार बार अभ्यास कर रहा है, कब तक नहीं सीखेगा? एक दिन वो सीख ही जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ये भाषा सीखने की गति को बढ़ाता है। ठीक है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण किस प्रकार का है? हिंदी भाषा जो है इसका व्याकरण किस प्रकार का है? आकारात्मक है, सुसंगठित है, नियमबद्ध है या अनियमित है या फिर केवल मौखिक है? हिंदी भाषा का व्याकरण बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? बताइए, अगर पता हो तो बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए हिंदी भाषा का व्याकरण किस प्रकार का है? तो हिंदी भाषा का यहाँ पर व्याकरण है वो आपका सुसंगठित है और नियमबद्ध है, क्योंकि हिंदी भाषा का व्याकरण निश्चित नियमों पर आधारित होता है। जो हिंदी भाषा का व्याकरण है वो निश्चित नियमों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में संदर्भ कॉन्टेक्स्ट का क्या महत्व है? भाषा शिक्षण में संदर्भ, तो संदर्भ भाषा को अधिक समझने योग्य बनाता है, संदर्भ केवल अनुवाद में सहायक होता है, संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या फिर संदर्भ केवल परीक्षा के लिए उपयोग होता है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? भाषा शिक्षण में संदर्भ कॉन्टेक्स्ट, तो देखिए
संदर्भ भाषा को अधिक समझने योग्य बनाता है। जो संदर्भ होता है ये भाषा को अधिक समझने योग्य बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भाषा संदर्भ के साथ सिखाई जाती है, जब कोई भाषा संदर्भ के साथ सिखाई जाती है, किसके साथ, संदर्भ के साथ सिखाई जाती है, तो उसे समझना, क्या, उसे समझना, ठीक है, उसे समझना और उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदर्भ भाषा को अधिक समझने योग्य बनाता है। भाषा शिक्षण में संदर्भ का यही महत्व है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बच्चों में भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अधिक अच्छा है। बच्चों में भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम, तो देखिए खेल और गतिविधियां हैं क्या, केवल पुस्तकों का अध्ययन है, परीक्षा के लिए रटना है, अनुवाद अभ्यास है, क्या होगा, बताइए बताइए क्या हो सकता है। बच्चों में भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए बताइए बच्चों। बच्चों में भाषा अधिगम, तो देखिए बच्चों में भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम, तो देखिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है, खेल और गतिविधियां। जो खेल और गतिविधियों से बच्चे भाषा को सीखते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्यों है कि खेल और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आनंद लेकर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, आनंद लेकर सीखते हैं, बहुत ही आनंद लेकर सीखते हैं और प्रभावी रूप से भाषा सीखते हैं। कैसे प्रभावी रूप से भाषा सीखते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, खेल और गतिविधियां। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की मूलभूत ध्वनियाँ कितनी होती हैं। जो हिंदी भाषा होती है इसकी मूलभूत ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 40 होती हैं, 44 होती हैं, 48 होती हैं या फिर 52 होती हैं। हिंदी भाषा की मूलभूत ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो हिंदी भाषा की जो मूलभूत ध्वनियाँ हैं वो आपकी 44 होती हैं। कैसे होती हैं, 44 क्यों होती हैं, यहाँ पर देखेंगे 44 क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए हिंदी में 44 मूल ध्वनियाँ होती हैं। ध्यान रखना, हिंदी में कितनी होती हैं, 44 मूल ध्वनियाँ होती है, 44 होती हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं। जिनमें क्या है, स्वर भी शामिल है और हमारा व्यंजन भी शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 44 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा सीखने में प्राकृतिक क्रम परिकल्पना नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है। जो भाषा सीखने में प्राकृतिक क्रम, सभी लोग भाषा एक तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग भाषा एक तरीके से सीखते हैं। एक तरीके से भाषा सभी लोग सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। ठीक है ना, एक तरीके से कभी नहीं सीख सकते। ठीक है ना, एक तरीके से कभी नहीं सीख सकते। और यहाँ पर देखिए अगला है, भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आगे है, भाषा केवल शिक्षक के निर्देश से सीखी जा सकती है। तो शिक्षक के निर्देश से हम भाषा नहीं सीख सकते, गलत होगा। भाषा सीखना एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपका कि जो भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा सीखने की एक, भाषा सीखने में प्राकृतिक क्रम परिकल्पना क्या है, भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाषा अधिगम एक प्राकृतिक क्रम होता है। जो भाषा अधिगम होता है ना, भाषा अधिगम होता है वो एक प्राकृतिक क्रम होता है। क्या होता है, प्राकृतिक क्रम होता है। ठीक है, क्रम होता है जिसमें कुछ चीज़ें पहले, जिसमें जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें तो पहले, ठीक है, और पहले और कुछ बाद में सीखी जाती हैं। कुछ तो पहले सीख लेते हैं और कुछ बाद में सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जो हिंदी भाषा है इसमें संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो सीखने के संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी भाषा में संज्ञा के कितने होते हैं, हिंदी भाषा के संज्ञा में हिंदी भाषा में संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, 4 होते हैं। अब 4 क्यों होते हैं, हिंदी भाषा संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक होता है, एक तो व्यक्तिवाचक होता है, एक जातिवाचक होता है। ठीक है ना, एक जातिवाचक होता है, एक भाववाचक होता है। ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक होता है सामूहिक संज्ञा। सामूहिक संज्ञा, ठीक है, सामूहिक, ध्यान रखना, सामूहिक। ठीक है, सामूहिक संज्ञा होती है। तो ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में संज्ञा के कितने प्रकार, 4 होते हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, भाषा शिक्षण में संवादात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना, का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका। देखिए, भाषा के व्याकरण नियमों को सिखाना, केवल लिखित भाषा पर जोर देना, या फिर छात्रों को वास्तविक जीवन में प्रभावी संचार के लिए तैयार करना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। या फिर केवल मौखिक भाषा सिखाना, केवल मौखिक भाषा नहीं सिखा सकते, ध्यान रखना इसको। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छात्रों को वास्तविक जीवन में प्रभावी संचार के लिए तैयार करना। ये आपका बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को
अपने वास्तविक जीवन में संचार के लिए तैयार करना, ठीक है ना, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए संवादात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य भाषा को व्यवहारिक, ठीक है ना, व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को वास्तविक जीवन में प्रभावी संचार के लिए तैयार करना। भाषा शिक्षण में संवादात्मक दृष्टिकोण का यही उद्देश्य है। अगला है हमारा, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, 5 के होते हैं। कितने के होते हैं बताइए, अगर पता हो तो बताइए कमेंट में। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हिंदी भाषा में लिंग, तो हिंदी भाषा में देखिए लिंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। 2 के होते हैं, ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पुल्लिंग, एक तो होता है आपका पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग होता है जो पुरुषवाचक होता है, ठीक है, पुरुषवाचक होता है। और एक होता है स्त्रीलिंग। एक क्या होता है? एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है, ये आपका स्त्रीवाचक होता है। क्या होता है? स्त्रीवाचक होता है, ठीक है। यही 2 प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल होशियार बच्चों पर, छात्रों पर ध्यान देना? अरे केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं सिखा पाएंगे हम बच्चों को, ठीक है ना। कमजोर छात्रों को अलग करना, ये भी गलत है, ठीक है, नेगेटिव है। कमजोरों को अलग नहीं करते। सभी छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना। केवल औसत छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए ये जो सबसे अच्छा तरीका ना समावेशी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का, तो वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है, सभी छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना। सभी छात्रों को उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार पढ़ाना, ठीक है ना। समावेशी कक्षा में सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें, ठीक है ना, अपनी पूरी क्षमता विकसित करें, उस तरीके से उनको अवसर देना। तो इसका राइट आंसर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है ना, हिंदी से। तो ये आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में, ठीक है। इस क्लास को जरूर देख लेना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज सीटेट की तैयारी कराऊंगा पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये अकेला टीचर आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराने वाला है सीटेट 2025 जुलाई की। यहाँ पर सिर्फ तैयारी होगी, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर सीटेट को पास करना चाहते हैं तो कोर्स खरीदोगे, कोर्स खरीद के आपको कुछ पास नहीं कर पाओगे। आप ध्यान रखना, पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप थोड़ी सी वीडियो देखिए, यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट से 40 मिनट की वीडियो आती है और वहाँ पर एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अगर आपको सीटेट पास करना है अगला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं एक अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।